Hello student, welcome to the Brocken atom. Right now, so today we'll start from the solid state and the lecture is basically deal with the Bihar board intermediate and only we will discuss the main key points of the each chapter because already आपने इतने पूरे साल आपने स्टडी किया होगा राइट ना तो दिस लेक्चर इज़ ओनली रिलेटेड टू द बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ना तो अभी से लेकर के आई विल ट्राई टू गिव यू वन बेस्ट लेक्चर एवरी डे फॉर योर गुड स्कोरिंग केमिस्ट्री क्लासेस राइट ना ओके तो हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करूँगा बेटा तो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करके we will try to finish all the chapter but only we will discuss the key points or the main topic related to the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके ना तो देखो बेटा सबसे पहला सॉलिड स्टेट है ना तो यहाँ से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड स्टेट ठीक है ना सो फर्स्ट we will today we'll talk about the unit cell lattice point types of unit cell packing fraction atomic radius relations right ना तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे राइट ना तो देखो सबसे पहला चल सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड की बात करते हैं तो आपने पहले पढ़ा होगा सॉलिड कहने का मतलब क्या होता है द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स राइट ना सॉलिड कहने का मतलब होता है द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स ठीक है ना इन रेगुलर ज्योमेट्री in which particle has oscillation या फिर कह सकते हैं क्या वाइब्रेशन particles has oscillation to mean position यानी सॉलिड के बारे में थोड़ी बहुत तो बातें आपको पता ही होगा राइट ना सो द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स इन रेगुलर ज्योमेट्री इन विच पार्टिकल्स हैज ऑसिलेशन टू मीन पोजीशन राइट ना तो सॉलिड स्टेट होता क्या इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है ना आपने पढ़ा भी होगा पांच टाइप के मैटर्स होते हैं राइट ना बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना सो एकदम स्ट्रिक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे तो सॉलिड कहने का मतलब क्या हो गया बेटा इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर राइट ना in which the particles are closely packed in a regular geometry अगर रेगुलर ज्योमेट्री में पार्टिकल्स पैक है तो दो तरीके की ज्योमेट्री यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे लेकिन उसके पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होना चाहिए राइट ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं बेटा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा हुआ देखो सबसे पहला चीज़ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट ज्योमेट्री इसका क्या होगा डेफिनिट शेप होगा आपने देखा भी होगा जितने भी सॉलिड हैं सबका डेफिनिट शेप होता है बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर है ना तो यहाँ पर क्या होगा डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम राइट ना सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या किसी भी टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स होता है मेटालिक बॉन्ड हो कोवैलेंट बॉन्ड हो नेटवर्क फोर्स हो राइट ना जितने भी फोर्स होंगे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट ना तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उन पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा राइट ना तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बेटा द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस will be very less तो यहाँ पर क्या होगा बेटा देखो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस होगा बट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में जिसके कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई होगा रिजिड होगा राइट ना तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए रिजिड होता है ठीक है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट राइट ना ठीक है तो ये सब जो है आपके पास ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए राइट ना अब देखो यहाँ पर हमने बोला क्या कि अगर पार्टिकल साइज में क्लोजली पैक होते हैं पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक तो उसके बेसिस पर हम दो तरीके के सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं राइट ना तो टाइप्स ऑफ सॉलिड ये सब बेसिक चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड तो यहाँ पर बेटा दो तरीके का है एक होता है क्रिस्टल राइट ना यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है बेटा आपका क्या एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड बिहार इंटरमीडिएट में आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो होता है डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड राइट ना तो ये टेबल आपके लिए कंपलसरी है अभी तक मतलब ये क्वेश्चन नहीं भी हो सकता बट यहाँ से
डिफरेंस से क्वेश्चन रहता है, राइट ना, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, तो देखो बेटा सबसे पहला चल सॉलिड है तो यहां पर क्या होगा, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, particles are closely packed for long range of order, for long range of order, long range of order, right ना। so particles are closely packed for long range of order। इधर देखो क्या होगा बेटा, इधर क्या होगा, so particles are closely packed, particles are closely packed for शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। तो पार्टिकल्स जो होंगे वो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर के होंगे, इधर क्या होगा पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का होगा, राइट ना। अब बेटा अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है तो डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम विथ रेगुलर ज्योमेट्री, विथ रेगुलर ज्योमेट्री, इनका ज्योमेट्री रेगुलर होगा विथ रेगुलर ज्योमेट्री, राइट ना। और अगर यहां पर बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड का, तो एमोर्फस सॉलिड में आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, डेफिनिट शेप तो है, डेफिनिट शेप बट इररेगुलर ज्योमेट्री, यानी टेम्परेचर के साथ इनकी ज्योमेट्री चेंज हो सकता है, बट इररेगुलर ज्योमेट्री, राइट ना। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, चेंज हो सकता है, राइट ना। नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, यानी हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, कूल करेंगे तो रिजिड होगा, राइट ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है बट हीटेड बिकम सॉफ्ट, एंड कूल डाउन बिकम रिजिड, है ना। तो इस तरीके से हम इनके बीच का डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ओके, दिख रहा है अभी तक सब फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गो फॉर द नेक्स्ट, राइट ना। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट देखो बेटा आगे, अब इसके आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और है क्योंकि इसके डिफरेंस पर आपको काम करना है ना, तो इसके डिफरेंस पे आपको जरूर काम करना। तो मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड for long range of order, particles are closely packed, but for the short range of order, if the range of order will be long, then they will have a definite regular geometry, it has indefinite geometry, sharp melting point होगा बेटा रे, इनका क्या होता है, heated becomes soft and cool down becomes rigid। तो इनका जो boiling temperature melting temperature होता है वो कोई sharp नहीं होता, राइट ना। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट 2-3 बातें और, crystalline solid is basically, so we are talking about the crystalline solid, and here we can say that amorphous solid। तो crystalline solid में बेटा क्या होगा आपका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट एमोर्फस के लिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, अगर आप किसी स्मूथ या शार्प टूल से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड करेंगे तो उनका जो एज होगा वो शार्प होगा, राइट ना। तो यहां पर क्या होगा, शार्प एज will produce after cutting from sharp tool, यानी कोई शार्प टूल से आप कट करेंगे तो एज जो होगा वो शार्प प्रोड्यूस होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, देखो रफ एंड कर्व एज विल produce after cutting from sharp tools, राइट ना। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है ना। तो शार्प टूल से कट करेंगे बेटा तो रफ या कर्व सरफेस आएगा, शार्प टूल्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट बातें जो आपको समझना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक मेन जो कंपलसरी बातें हैं वो क्या है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या होता है कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शंस में देखिएगा तो डिफरेंट होगा। और ये कैसे नेचर कहते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर।
आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थ्रू आउट द सिस्टम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डेंसिटी डिपेंडेंट, सो दीज आर द डिफरेंट। रीजन क्या होता है, तो ऐसे देखो, इनके पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक हैं, लॉन्ग रेंज में हैं, एक तरीके से हैं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ध्यान देना, अगर आप एक लाइन ऑफ एक्सेस यहाँ से पॉइंट आउट करो और एक लाइन ऑफ एक्सेस यहाँ से पॉइंट आउट करो, तो इस पॉइंट पर नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं, इस पॉइंट पर नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अलग है, अलग सिमेट्रिसिटी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टिकल्स अलग होने के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन अलग होगा और इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग होगा। तो यानी इसका क्या क्या, देखो क्या क्या फिनोमेना चेंज हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट। यहां पर आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब क्या, इनमें तो इरेगुलर ज्योमेट्री होता है, राइट ना, तो इरेगुलर ज्योमेट्री के कारण क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन amorphous solid and crystalline solid. So these are the very compulsory questions that can be asked from Bihar Board Intermediate, right now. So take a screenshot. क्लियर है ना, चलो फिर आगे बढ़े, ओके ठीक है बेटा, ओके फिर आगे बढ़ते हैं, राइट ना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट और लैटिस इंथैल्पी। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, राइट ना, व्हाट इज क्रिस्टल। तो देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल, राइट ना। तो यानी आप भी सॉलिड के बारे में डिस्कस करें। तो देखो तीन चीजें आपको पता करना है, लैटिस पॉइंट, दूसरी बात है यूनिट सेल, और तीसरी बात है क्रिस्टल लैटिस, राइट ना। तो दैट में देखो, लैटिस पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा समझो कि जैसे मान के चलो बेटा, क्या अगर आपके पास सोडियम का सॉलिड है ना, तो सोडियम के सॉलिड में सोडियम के पार्टिकल्स, सोडियम के एटम्स होंगे, उस एटम्स को आपने स्पेस में कैसे अरेंज किया, जैसे मान लो एक एटम यहाँ पे रखा, दूसरा एटम यहाँ पे रखा, तीसरा एटम यहाँ पे रखा, तो ये क्या हो रहा है, एक पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन, राइट ना। तो यहाँ पर तीन पार्टिकल्स अगर हैं, तो मैंने बोला एक पार्टिकल्स यहाँ रखा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स अरेंजमेंट हो गया। तो हम पार्टिकल्स को एटम्स के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में या आयंस के रूप में हम किस तरीके से स्पेस में अरेंज करते हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं, जो एक डेफिनेट ज्योमेट्री को प्रोड्यूस करके आपको देगा। तो लैटिस पॉइंट कहने का मतलब समझो, देखो जैसे मान लेते हैं, क्या मैंने क्या बोला यहाँ पर कि हमारे पास मान लो ऐसा कुछ है, जैसे सोडियम के एटम्स हैं, लाइक Na+ हो गया, यहाँ पर E- है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, राइट ना। फिर से अगेन Na+ है, E- है, फिर यहाँ से मान लो बेटा यहाँ पर क्या है, Na+ है, E- है, फिर यहाँ पर क्या है, Na+ है, एंड दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। फिर से यहाँ पर देखो Na+ है, E- है, Na+ है, E- है, तो ये कैटाइन है और ये उसका एनाइन, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, राइट ना। तो क्या हो रहा होगा, इस सोडियम एटम को अगर हम देखते हैं तो इसके चार तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो चार तरफ सोडियम आयन, तो यहाँ पर ये चार तरफ सोडियम आयन, और इनको रेडियस टू रेडियस अगर कनेक्ट करते हैं, इनको रेडियस टू रेडियस कनेक्ट करते हैं, तो एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस हो गई। ये क्या प्रोड्यूस हो गया, एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस हो गया, ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज बेसिकली टर्म्ड एज यूनिट सेल, दिस ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है कि एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को स्पेस में एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में अरेंज करके आपने एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस करा। ये जो ज्योमेट्री है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस क्रिस्टल। इंटायर क्रिस्टल को आप इस यूनिट सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मान लो एक कोई क्रिस्टल है, सोडियम का हो, कॉपर का हो, सोडियम क्लोराइड का हो, आयरन का हो, किसी का भी क्रिस्टल हो, उसके यूनिट सेल उसके क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट ना। बिकॉज जैसी प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की होगी वैसे ही प्रॉपर्टीज किसका होगा, क्रिस्टल लैटिस का होगा। तो बेसिकली क्या है, यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन which has symmetricity equal to the crystal lattice, ठीक है। एंड each point is known as lattice point, right? each point is known as lattice point। तो lattice point को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, the atoms, molecules and ions, the atoms, molecules and ions
present in a row or in a column, in a row or in a column is known as lattice point, right ना, is known as lattice point. और यूनिट सेल को क्या डिफाइन कर सकते हैं? द रेडियल, ठीक है ना, देखो रेडियस टू रेडियस ज्वाइन है, राइट ना, तो हम लिख सकते हैं यूनिट सेल क्या है? द ज्योमेट्री, द सिंपल ज्योमेट्री, द सिंपल ज्योमेट्री, द सिंपल ज्योमेट्री प्रोड्यूस, द सिंपल ज्योमेट्री प्रोड्यूस ड्यू टू close packing, due to close packing of lattice point, due to close packing of lattice point radially is known as a unit cell, is known as unit cell. और lattice, crystal lattice क्या है? Then the repeating unit, the repeating patterns of unit cell in a building block structures, right ना, तो crystal क्या है बेटा? crystal lattice क्या है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? द रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल इन बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर्स, इन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट ना, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. ठीक है बेटा जी, क्लियर यहाँ तक ना? तो ये रहा आपका यूनिट सेल. प्रत्येक एटम्स जो हैं उनके लैटिस पॉइंट है. तो लैटिस पॉइंट किसी भी यूनिट सेल में कितने हो सकते हैं? कितने तरीके का लैटिस पॉइंट हो सकता है बेटा? देखो लैटिस पॉइंट कितने तरीके का हो सकता है. तो यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट हो सकते हैं आपके क्या? वर्टेक्स हो सकते हैं, जिनको आप कॉर्नर बोलेंगे, जिनको आप कॉर्नर बोलेंगे. दूसरा फेस सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है. तीसरा आपका बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है. चौथा आपका एंड सेंटर्ड पॉइंट हो सकता है, एंड सेंटर्ड पॉइंट हो सकता है. ठीक है ना. नेक्स्ट वॉइड्स हो सकता है आपका, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकता है, राइट ना. पांचवा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकता है. आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकता है. सो दीज आर द लैटिस पॉइंट. इन सब जगह पर आप एटम साइंस मॉलिक्यूल्स को रख सकते हैं और एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस करा सकते हैं. सो दीज आर द लैटिस पॉइंट्स वेयर वी कैन अरेंज द एटम्स. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? बोलेंगे जल्दी हाँ. कोई डाउट नहीं है? ओके चलो ठीक है, फिर सी यू, मतलब सी द नेक्स्ट टॉपिक, राइट ना. ओके गुड. चलो नेक्स्ट है बेटा क्या है यहाँ पे? आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना. कितने टाइप का यूनिट सेल होता है एंड टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने तरीके का होता है. ठीक है ना. तो बेसिकली टोटल 14 लैटिस हैं जिनको सेबन ज्योमेट्री में डिफाइन किया गया. ठीक है, और ब्रेवियस ने डिफाइन किया. तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछता है. तो टोटल नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ बेसिक लैटिस, नंबर ऑफ बेसिक लैटिस. और कौन सा बेसिक लैटिस? तो ब्रेवियस बेसिक लैटिस, है ना. तो नंबर ऑफ ब्रेवियस बेसिक लैटिस यूनिट, बेसिक लैटिस यूनिट इज इक्वल टू 7, मतलब 7 तरीके का है. ठीक है ना. बट टोटल नंबर अगर देखोगे उस 7 में तो 14 होता है, राइट ना. सो टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस ऑफ क्रिस्टल इज 14, राइट ना. इसमें से हमें कौन सा पढ़ना है? तो हमें पढ़ना सिंपल यूनिट सेल, राइट ना. तो हमें पढ़ना क्या? क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी. तो हमारे पास जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल. हमारे पास क्या पढ़ना है? क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है ना. अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो क्यूब के क्या पैरामीटर्स होते हैं आप समझ सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं. क्यूब का क्या पैरामीटर्स है? तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है, तो उसके पैरामीटर को समझिए. ठीक है ना. तो क्यूब है बेटा ये जो है ना. तो देखो सबसे पहले चीज, इसमें ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो वर्टेक्स हैं. तो 8 कॉर्नर है, 8 वर्टेक्स है. ठीक. तो सबसे पहला चीज देखो क्या है यहाँ पर? कॉर्नर या वर्टेक्स. तो कॉर्नर या वर्टेक्स की संख्या 8 है. ठीक है ना. ओके नाउ
नेक्स्ट देखो यहाँ पर पहला पैरामीटर। दूसरा जो है आपके पास वो क्या होता है, यहाँ पर देखो एज लेंथ कितने हैं, तो 4 एज लेंथ है आपके इधर, ठीक है ना, और 4 एज लेंथ है आपके इधर, और 4 एज लेंथ है आपके इधर। तो टोटल नंबर ऑफ एज लेंथ विल बी 12 एंड ईच एज लेंथ विल बी इक्वल। सो नंबर ऑफ एज लेंथ, ठीक है, सो नंबर ऑफ एज लेंथ 12 एंड ईच एज लेंथ आर इक्वल इन साइज। सो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, तीसरा लेंथ ऑफ एज एज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। मतलब अगर मान लो नहीं, ये आपका A है, ये आपका B है, और हाइट में आपका C है, तो सब सेम होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ऑल द एज लेंथ आर सेम। चौथा पॉइंट आपके पास बेटा देखो यहाँ पर क्या, कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, एक एंगल यहाँ पर है, दूसरा एंगल यहाँ पर है, तीसरा एंगल यहाँ पर है, ठीक है, 3 एंगल है। तो अगर A और B के बीच का एंगल है तो अल्फा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से B और C के बीच जो है, B और C के बीच जो एंगल है वो है बीटा, C और A के बीच जो एंगल है वो है गामा, यानी अल्फा बीटा गामा, और ये तीनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर याद रखना है क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है क्या, जितने भी एंगल्स होंगे एट द कॉर्नर्स एट द एज लेंथ, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट ना। तो ये पैरामीटर्स हैं जिसको आपको याद रखना है। दूसरा एक चीज़ और देखो, अगर क्यूब की बात करते हैं तो एक क्यूब में 6 फेस होता है। देखो ये वाला नंबर 1 फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ बेटा पीछे होगा और सिक्स्थ आगे होगा, राइट ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है, और हर फेस पर एक फेस सेंटर होगा, तो 6 फेस सेंटर हम बोल सकते हैं, राइट ना। तो पांचवा चीज आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू 6, है ना। अच्छा, तो फेस सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, फेस सेंटर, एक फेस पर एक सेंटर है, तो 6 फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर, राइट ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर छठा पॉइंट जो आपको समझना है बेटा, एक ऐसा पॉइंट होगा क्रिस्टल के अंदर, यूनिट के अंदर, जहां पर बॉडी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा। तो यानी यहां से ऊपर से नीचे, ठीक है, और यहां से इधर से इधर। तो ये वाला पॉइंट जो डिफाइन होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉडी सेंटर, और यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर होगा, ठीक है ना, बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, सो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर बेटा हो गया 1, ठीक है ना। अब देखो दो चीज और, अगर कोई जैसे मान लो ना आपका कमरा है, आपने इधर से दरवाजा खोला, सामने चला, फेस एंड हो गया, तो वो एंड पॉइंट है। आपने उस तरफ अगर दरवाजा खोला, ऐसे टर्न हुआ और ऐसे चला, अब इधर एंड है, तो एक यूनिट सेल में 2 पॉसिबल एंड सेंटर हो सकते हैं। अपोजिट फेस आर ऑलवेज एक्ट एज एंड सेंटर। तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट जो आपको पता करना है किसी क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एंड सेंटर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब आप इसको भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ एंड सेंटर्ड अगर है तो आप इसको भी देख सकते हैं, देखो बेटा, है ना। जैसे मैंने बोला क्या, कि हमारे पास क्या है, यहां से अगर हमने एंट्री किया तो यहां बंद, और यहां से एंटर किया तो यहां बंद, तो दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट सेंटर पर है। दीज आर द अपोजिट फेस सेंटर, राइट ना, दीज आर द अपोजिट फेस सेंटर। तो यहां पर क्या हो गया, अपोजिट फेस सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर। और ये अपोजिट फेस सेंटर जो होता है उसको कहते हैं एंड सेंटर, है ना। ये क्या है आपका, एंड सेंटर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़, गुड, चलो ठीक है, टेक ए शॉट। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, है ना, इसके बिना आगे का चीज़ समझना डिफिकल्ट होगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास जो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। तो यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं, 2 कैटेगराइज करते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, है ना, 2 कैटेगराइज करते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल, एक हो गया, और दूसरा हो गया बेटा सेंटर्ड।
सेंटर्ड को तीन तरीके से कैटेगराइज करेंगे, सेंटर को तीन तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक करेंगे क्या आपको, एक हम लोग करेंगे फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। दूसरे को हम लोग करेंगे, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। और तीसरे को बोलेंगे एंड सेंटर, एंड सेंटर, ठीक है। तो तीन तरीके का है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, राइट ना। अब देखो इसमें से सबसे पहला चीज जो है वो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या चीज रह सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और इट इज ऑल्सो बेसिकली टर्म्ड एज सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अब देखो बेटा सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या आपने एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि एटम्स का क्लोज पैकिंग सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर हो। जैसे मान लो क्या यहां पर एक एटम है, ठीक है, दूसरा आइटम यहां पर है, क्लोज पैकिंग दिखाएंगे बट अभी मैं दूर दूर दिखाऊं। तीसरा आइटम यहां पर है, चौथा आइटम यहां पर है, पांचवा यहां पर है, छठा यहां पर है, सातवां आइटम यहां पर है और आठवां आइटम यहां पर। तो इफ द ओनली, इसका मतलब क्या, इन चारों को क्लोज कर दो, उन चारों को क्लोज कर दो, तो चार आइटम नीचे, चार आइटम ऊपर, 8 आइटम का कॉम्बिनेशन है। अब फिर से देखो, यानी हमने बोला क्या, चार आइटम नीचे है इस तरीके से, और ठीक उसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर चार आइटम्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 8 आइटम का कॉम्बिनेशन यहां पर है। इसका मतलब क्या कि अगर एक फेस को मैं बाहर निकालूं, किसी एक फेस को बाहर निकालूं, चलो इस फेस को आगे कर लें, अगर इस फेस को हम बाहर निकालें तो हम देख रहे हैं एटम्स का कुछ इस तरीके का क्लोज पैकिंग होगा। अगर एटम्स कुछ इस तरीके से क्लोज पैक है तो दो कॉर्नर के बीच में दो एटम्स हैं, एंड सेंटर टू सेंटर दीज टू आर द रेडियली कनेक्टेड, राइट ना। तो एक का रेडियस दूसरे के सेंटर से, मतलब सेंटर टू रेडियस, फिर रेडियस टू सेंटर, राइट ना। इस तरीके से एज लेंथ पर दो एटम्स कंबाइन। तो सिंपल यूनिट सेल का क्या मतलब हो रहा है, देखो सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या हो रहा है कि द arrangement of crystal lattice, the arrangement of atoms, the arrangement of atoms, molecules, ions, right now. So the arrangement of atom, molecules and ions in such way, in such ways the only atoms are located at, atoms are located at each corner of the cube, each corner of the cube, राइट ना। सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है, each corner of the cube पर, सिर्फ कॉर्नर पर है बेटा। अब ध्यान देना, अगर आप एक कॉर्नर पर एटम्स को रखते हैं तो किस तरीके से एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो दूसरा चीज जो आपको पता करना है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, एटम का कंट्रीब्यूशन थोड़ा समझिए, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक यूनिट सेल बना रहा हूं, देखो यहां पर एक यूनिट सेल बना रहा हूं, ठीक है, ये रहा आपका यूनिट सेल। और हमने बोला क्या, इस यूनिट सेल को मैं डिवाइड करता हूं, दो यूनिट, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से डिवाइड किया, यहां पे रख दिया एटम, एक एटम्स को बेटा यहां पे रखा। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर इस पूरे यूनिट सेल को इस तरीके से डिवाइड किया जाए, है ना, इस पूरे यूनिट सेल को इस तरीके से डिवाइड किया जाए, इस पूरे एटम को इस तरीके से, इस यूनिट सेल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, दिख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटा आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के मूड में नहीं हूं मैं, फिर भी लेकिन लगता नहीं है कि ठीक, हाँ गुड। अब देखो यहां पर, है ना, देखो यहां पर ये वाला जो एटम है जो मैंने कॉर्नर पर रखा था, उसके ऊपर 4 यूनिट सेल है, उसके नीचे 4 यूनिट सेल है। तो वन एटम इक्वली शेयर्ड इन, वन एटम इक्वली शेयर्ड इन 8 सिंपल यूनिट सेल, 8 सिंपल यूनिट सेल। इसका मतलब 8 सिंपल यूनिट सेल, 8 सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना एटम, 1 एटम, हेंस 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 एटम्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना,
कोई डाउट नहीं। टोटल 8 वर्टेक्स थे यहाँ पर, सो टोटल नंबर, चलो यहाँ तक पहले ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट ना।